नमस्ते, राधे राधे, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवीएच कोचिंग क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी तक लेक्चर में पढ़ते आए हुए हैं कि जैसे हम संस्कृत व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हमने मुख्यतः अभी तक हमने शब्दों का, वर्णों का, इनका भेद करते चले आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रयत्न पढ़े थे। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, मैंने प्रयास किया है कि आपको सरल से सरल सहज शब्दों में मैं आपको दे सकूं और समझ में आ सके, और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर, यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी राज्य का टेट होता है, एमपी टेट जो देने वाले हैं विद्यार्थी, वो भी बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ से एक नंबर प्रश्न, एक मेरा बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि मैं एक लेक्चर में कम से कम 1 या 2 नंबर आपको गेन करा सकूं। तो आप यदि हमारा एक लेक्चर भी देख रहे हैं तो आपका 1 नंबर क्लियर हो सकता है। इसलिए आप लगातार वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। यदि आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। आप अधूरी वीडियो देख के छोड़ देते हैं, इससे पता नहीं चलता कि आपको कितना क्या करना। आप अधूरा ज्ञान लेकर के फिर अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि पूरी बात जब ही समझ में आती है जब आप पूरा वीडियो अच्छे से ढंग से देखते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हुए आगे वो चलते हैं। जैसा आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने आज पढ़ाने वाला हूं आपको व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं, जहां से प्रश्न 1 नंबर बनता ही बनता है हर हाल में, कैसे भी करके घुमा के पूछे, चाहे कैसे ही बने। तो संज्ञाओं से प्रश्न बनता है। और जो साथी, जो अध्यापकगण हमारे साथ, यानी जो यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं, उन्हें पता होगा, इसका महत्व भी पता होगा कि संज्ञाओं से प्रश्न कितने बनते हैं। ठीक है, तो अपनी वार्ता को ज्यादा ना बढ़ाते हुए डायरेक्ट हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। आज जो पढ़ाना है, संज्ञाओं की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो संज्ञा पूछी गई हैं अभी तक और जहां से प्रश्न बनते रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मित्रों, हमने जब पाणिनि की अष्टाध्यायी की चर्चा की थी तो हमने उसमें एक बताया था कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा था। यदि आपने वो वीडियो अगर अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा कि प्रथम और अंतिम सूत्र मैंने दोनों चर्चा किए थे। यानी प्रथम सूत्र हमारा क्या था, वृद्धिरादेश था, और अंतिम सूत्र आ था। आपको शायद ध्यान नहीं है तो आप वीडियो खोल के देख सकते हैं उसे। तो यानी जो हमारा प्रथम सूत्र था कौन सा था, वृद्धिरादेश, यानी वृद्धि संज्ञा का सूत्र था वो वृद्धि संज्ञा। दिख रहा होगा, इसका सूत्र था वृद्धिरादेश। ठीक है, वृद्धिरादेश सूत्र था। और जहां भी ये सूत्र लिखा होगा तो उसके पीछे आपको ये नंबर पड़ा मिलेगा 1.1.1। इसका मतलब भी हम समझा चुके हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पद का प्रथम सूत्र। ठीक है, यहां से आपको पता होगा कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय थे, 8 अध्याय थे, और कितने पाद थे, 32 पाद थे, और उनमें सूत्रों की संख्या कितनी थी, लगभग 4000 सूत्र थे। तो अब हम वृद्धिरादेश यानी एक संज्ञा पढ़ते हैं। केवल यहां से प्रश्न कैसे बनता है, वो प्रश्न ये बना हुआ है कि प्रश्न एक बार पूछा गया था कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है। क्या वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है। और यहीं पर वृद्धिरादेश दिया रहता है, उसके साथ साथ एक पहले ही ऑप्शन में सूत्र रहता है वृद्धिरेच। ठीक है, अब वृद्धिरेच और वृद्धिरादेश में अंतर क्या है। यदि आपने ध्यान से यह वीडियो देखी है, आपने पढ़ाई की है और मन से, तो आपका 1 नंबर बिल्कुल फ्री का रहता है। बस समझने वाली बात है यहाँ पे, वृद्धिरेच और वृद्धिरादेश। यदि वृद्धिरादेश लिख के आ रहा है समझ लेना ये वृद्धि संज्ञा का सूत्र है, और वृद्धिरेच यदि आ रहा है तो ये वृद्धि संधि का सूत्र है। क्या वृद्धिरेच यदि आ रहा है तो वृद्धि संधि का सूत्र है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न केवल यही से फंसाने वाला बनता है। आप प्रैक्टिस सेट में लगा के देखे होंगे, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, प्रश्न हर हाल में 100% मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा, यानी वृद्धि संज्ञा चल रही है, लेकिन वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, वृद्धिरादेश। लेकिन इसी के साथ मैंने ये भी नोट कर दिया है वृद्धिरेच यानी वृद्धि संधि का। बाकी संधि अभी नहीं पढ़ा है, आगे हम संधि आगे जैसे जैसे हम टॉपिक पे पहुंचेंगे संधि भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर आवश्यकता थी इसकी, इसलिए मैं बता के चल रहा हूं। वृद्धिरादेश पूछे तो वृद्धि संज्ञा का, और वृद्धिरेच आ जाए तो वृद्धि संधि का। प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है। वृद्धि संधि का सूत्र जब पूछता है तो पहले ऑप्शन में वृद्धिरादेश दे देता है, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए बिना ऑप्शन पढ़े डायरेक्ट वृद्धिरादेश लगा के ठोक के चले जाते, कहते वाह 1 नंबर पक्का है।
100% गारंटी ले लेते हैं हमारा 1 नंबर सही हो गया। लेकिन मित्र भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर कि वृद्धिरादैच वृद्धिरेच मात्र एक क्षण एक शब्द मात्र का फर्क है, इसलिए बड़े गौर से ध्यान से देखना। यहाँ वृद्धिरादैच है, यहाँ वृद्धिरेच है। यदि वृद्धिरेच आ रहा है तो वृद्धि संधि और वृद्धिरादैच आ रहा है तो वृद्धि संज्ञा। ठीक है, इसे नोट करते चलना, मैं इसको यहीं पे साफ किए दे रहा हूं। अब हम चर्चा कर रहे हैं वृद्धि संज्ञा की। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण होते, प्रश्न यही बन जाता है कि वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, जैसे यही देख लिया जाए वृद्धिरादैच है तो इसको यदि हम परिच्छेद कर दें, इसका हम विच्छेदन कर दें तो क्या होगा, यानी वृद्धि, नोट करते चलना भाई। यदि जो भी अध्यापक भविष्य के भावी अध्यापक बनना चाहते हैं, वाकई में संस्कृत उनका विषय है और सुपर टेट में 10 नंबर की आती है, कोई पता नहीं प्रश्न कितना सरल बन जाए। अभी लगेगा कि बहुत सरल है ये, लेकिन जब पेपर दे के आते तो कंफ्यूजन इतनी रहती है दिमाग में कि 14 सब्जेक्टों का प्रेशर ही बहुत होता है। तो यहां देखेंगे कि वृद्धि धन आत अलग अलग करके बता रहा हूं मैं, और ऐच, ठीक है, इनसे आप परिचित होंगे यदि आप संस्कृत पढ़े हैं तो। यानी वृद्धि यानी किसी की वृद्धि हो जाना, आत्मीस होता है केवल आ, यानी ता हलंत में लग गया पीछे, तो यानी केवल आ का उपदेश दे रहा है, केवल यहाँ पे आ है। और ऐच प्रत्याहार में आपको पता होगा कौन कौन से वर्ड होते हैं, ऐ और औ, ठीक है, ऐ और औ, एच प्रत्याहार में ये वर्ड होते हैं, ऐ औ च। तो यहां पर पूछ लेता है कि वृद्धि यानी यदि सूत्रार्थ में लिखा जाए, लिख देते हैं सूत्रार्थ, यहां ऐसे लिखिए आ कौमा ऐ और औ, 3 वृद्धि संज्ञक वर्ड, अच्छा देख रहा है, वर्ड कहलाते हैं, कहलाते हैं। बोर्ड पे ना देखे तो मेरी आवाज सुनते रहना मित्रों, ठीक है। यानी प्रश्न यहां से ये बन जाता है कि वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना, इसे हाईलाइट कर ली, क्षमा करना। वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ऐ और औ, यानी आत धन ऐच वृद्धिरा दैच। यानी यहां से संधियां जब हम बनाते हैं, जैसे हमने देखते हैं सदा धन ऐव, क्या सदा धन ऐव बराबर क्या बनता है, सदैव, ठीक है। महाधन औषधि बराबर क्या बन जाता है, महौषधि, ठीक है। अब केवल मैं एग्जांपल में केवल लिया हूं यहाँ पे, बाकी जब हम संधियां पढ़ाएंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि जो होती है, उसके अलावा वृद्धि संधि में कुछ अपवाद भी रहते हैं, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे अक्षौणी एक अपवाद है, और अक्षौणी हमेशा प्रश्न पूछा गया है शायद किसी में, अक्षौणी से हमेशा एक प्रश्न बनता है, क्योंकि अक्षौणी एक अपवाद से बनता है कि अच्छ धन उहिनी। जब हम अपवादों की चर्चा करेंगे तो इसका भी हम विस्तृत एक अपवाद की वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें हम सारे अपवाद एक में आपको अनटेट में इकट्ठे कर देंगे, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संज्ञा होगी। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच है। वृद्धि संज्ञा के वर्ड कितने होते हैं, आ, ऐ, औ, यानी 3 वर्ड होते हैं, आ, ऐ और औ, ये 3 वर्ड होते हैं वृद्धि संज्ञक। इनसे हम संधियां बना देते हैं, अक्षौहिणी, सदैव, महौषधि, त्याग वगैरह ये शब्द बन जाते हैं, ठीक है। अगली संधि हम देख लेते हैं, अगली संज्ञा, इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट भी कर, नोट्स बनाते रहना भाई सभी लोग। और ऑफलाइन के जो भी हमारे स्टूडेंट, हमारे साथी जो हमसे पढ़ते हैं, वो सभी लोग अगर यदि जल्दी पढ़ना चाहते हैं एडवांस ऑफलाइन में, तो मैं बहुत पीछे भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो भी भाई हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से आप जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञा मैं अभी ज्यादातर वर्णमाला खत्म कर चुका हूं, वर्णों से संबंधित थी, तो आज संज्ञाएं चल रही हैं, इसलिए नोट करते रहना सभी लोग। अब वृद्धि संज्ञा के बाद एक संज्ञा और आती है, उसे हम कहते हैं गुण संज्ञा। यहां से भी प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा केवल सूत्र पे ही बनता है प्रश्न, क्या रहता है, गुण संज्ञा। सभी भाइयों को ये पता होगा कि गुण संधि का सूत्र क्या रहता है, बताइए। गुण संधि और गुण संज्ञा का सूत्र क्या रहता है, केवल यही प्रश्न बन जाता है, गुण संज्ञा और गुण संधि का सूत्र बताइए। यदि आता हो तो कमेंट में, हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं लिख करके कि गुण संज्ञा का सूत्र और गुण संधि का सूत्र क्या होता है। यहां भी वही समस्या खड़ी होती है भाइयों मित्रों के सामने
कि गुण संज्ञा और गुण संधि का सूत्र क्या हो। जैसे गुण संज्ञा की जब हम बात करें तो इसका रहता है सूत्र क्या, अदेंग गुण, क्या अदेंग गुण, ठीक है। अदेंग गुण इसका भी नंबर रहता है 1.1.2, यानी वृद्धादेश और अदेंग गुण ये क्रम से सूत्र हैं दो, ठीक है। तो गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, अदेंग गुण। लेकिन यहीं पर जब प्रश्न बन जाए कि गुण संधि का सूत्र क्या है, बिल्कुल सेम टू बस एक अक्षर का ही फर्क है इन दोनों में। देखिए जब हम गुण संधि का सूत्र देखें, गुण संधि, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसे भी लिखते चले, यहां पर जहां पे समस्या होती है। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण, क्या आद गुण, आद दा पे हलंत रहेगा, ठीक है। आद गुण, केवल इतना ही अंतर है, वो अदेंग गुण, ये आद गुण, बस इतना ध्यान रखना है। आद गुण अदेंग गुण, आद गुण अदेंग गुण, यानी अदेंग गुण गुण संज्ञा और आद गुण गुण संधि, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब प्रश्न यहां भी वही प्रकार बनता है, पूछ लेता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है। पूछा क्या है ये, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, गुण संधि का सूत्र क्या है ये पूछ लेता है। जब गुण संधि का सूत्र हम बताएंगे तो पहले नंबर पर रहता है अदेंग गुण, क्या रहेगा, अदेंग गुण। और हम लोग क्या है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में लगा के चले आते हैं बिना हम नीचे ऑप्शन पढ़े हुए। जब भी हम प्रश्न करें तो कम से कम पूरा प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए। ये हमारी रणनीति होती है पेपर देने की कि यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो कोई भी प्रश्न है यदि समझ में नहीं आ रहा तो उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कम से कम 3 बार उसे पढ़िए, उसके बाद निष्कर्ष निकालिए। और नहीं अगर निकल रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, आगे बढ़ते चलिए, फिर लास्ट में टाइम देना चाहिए उस प्रश्न को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी गुण संधि का आद गुण और गुण संज्ञा का अदेंग गुण। अब यहां पर भी वही प्रश्न बन जाता है कि गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है। वहां पर क्या थी, 3 वृद्धि संज्ञक वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती थी, आ, आई और औ। लेकिन यहां पर क्या है, यहां भी वही, लेकिन शब्द थोड़ा सा परिवर्तन है। गुण संज्ञा का सूत्र पूछा जाए तो गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए इसे हम साफ करते हैं। तो राधे राधे, गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, अत धन, यानी गुण, देख लेते हैं, अत धन एंग, यानी एंग एक प्रत्याहार है। अत, अत का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके पीछे ता हलंत लग जाए तो वो वर्ड खुद में अपनी सत्ता स्थापित करता है और खुद का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आ के पीछे ता लग गया तो इसका मतलब ये केवल आ अकेला रहेगा यहाँ पे। और एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके, ए और ओ। बस अंतर ये है कि ये ए और ओ हैं, वहीं वृद्धि में जब देखते थे तो वहां आई और औ थे, यानी ये छोटे हैं और वही बड़े थे, ठीक है। तो यहां पर भी वही सूत्रार्थ बन जाता है, गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ए और ओ। जैसे यहां से आपने देखा होगा, जैसे रमेश, 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 सुरेश, महेश जैसे भी आ जाए सभी गुण संज्ञक वर्ड होते हैं। रमेश के बाद में आ जाए सप्तर्षि, क्या, सप्तर्षि, ठीक है ना, सप्त धन ऋषि, ठीक है। और आ जाए रमेश सप्तर्षि, यानी गुण संज्ञक इससे संबंधित जितने भी आते हैं। सूर्योदय, एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्या है, सूर्योदय, ठीक है। यानी ये एग्जाम्पल, कुछ ही एग्जाम्पल केवल मैं दे रहा हूं, केवल आपको समझाने की दृष्टि से। बाकी जब मैं आपको गुण संधि पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ऐसे कम से कम हजारों, यानी हजारों तो नहीं कह सकते, अतिशयोक्ति हो जाती है, कम से कम 10-20 तो एग्जाम्पल ऐसे रहेंगे, ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक पेपरों में। मैं वो शब्द आपको यहाँ पे विच्छेद संधि करके सब बताऊंगा गुण संधि जब पढ़ाऊंगा। तो बस यहाँ पर ये हमें केवल शब्दों को पहचानना, प्रश्न कैसे बनेगा वो सिर्फ यही बनेगा कि गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 3 है। और एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सा गुण संज्ञक नहीं है, ठीक है। तो यानी आ, ए, ओ दे देगा और वहां पर एक दीर्घ आ भी दे दे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, पूछ ले हम कि निम्न में से गुण संज्ञक वर्ड नहीं है, ठीक है,
तो गुण संज्ञक वर्ड कौन सा नहीं है आपको पता होगा, यानी आ, दीर्घ आ यहाँ पर गुण संज्ञक नहीं, क्योंकि ये वृद्धि संज्ञा में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी यहां पर हमने गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा की चर्चा की। इसी के साथ हम एक संज्ञा और ले लेते हैं, कौन सी, संयोग संज्ञा। ये छोटी छोटी संज्ञा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों और नोट्स बनाते रहना, बहुत प्रॉपर नोट्स। यहां से प्रश्न कभी आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं ये वादा करता हूं आप सभी से। अब हम एक संयोग संज्ञा पढ़ते हैं। संयोग संज्ञा किसे कहते हैं, हलो अनंतराह संयोग। ठीक है ना, यानी हलों के यानी व्यंजनों के बीच में यदि कोई अंतर ना हो, लगातार दो व्यंजन आ जाए और कोई स्वर ना आए बीच में, तो वहां पर कौन सी होती है, हल संज्ञा, यानी संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, अगली एक संज्ञा लिखते हैं, संयोग संज्ञा। ठीक है, संयोग संज्ञा का सूत्र क्या रहता है, हलो अनंतराह संयोग। हलो अनंतराह, हलो अनंतराह संयोग। ठीक है, हलो अनंतराह संयोग, यानी हलों के बीच में जब कोई अंतर ना हो तो वहां पर क्या हो जाता है, संयोग संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसका सूत्र भी लिख दें। इसका सूत्र वैसे पूछता नहीं है कभी भी, लेकिन जो है कभी कभी 1.1.7 ये रहता है सूत्र का क्रमांक इसका अष्टाध्यायी में। ठीक है, यानी हलो अनंतराह संयोग, यानी हल तो आपको पता ही होगा, हलह अनंतरा संयोग, यानी हलों के बीच में जब कोई अंतर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोग संज्ञा कह देते हैं। जैसे इसके हम परिभाषा लिख दें तो ऐसे दो या दो से अधिक, यहां लिख लीजिए परिभाषा, बिल्कुल आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, यहां से बिल्कुल बना सकते हैं। लिखिए यहां पर, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके मध्य में क्या, कोई स्वर ना आया हो, क्या हो, जिनके बीच में या मध्य में कोई स्वर ना आया हो, जिनके मध्य में कोई स्वर न आया हो, कौन सी संज्ञा होती है, संयोग संज्ञा, संयोग कहलाता है। ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके मध्य में कोई स्वर न आया हो, संयोग कहलाते हैं। ठीक है, संयोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा संयोग संज्ञा का, जैसे आपने पुष्पा आपने देखा होगा, अभी मूवी खूब चल रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे पुष्पा ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, नोट्स बनाते रहना सभी मित्रों, एक ध्यान से रखना। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर पुष्पा, ठीक है, अब इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो इस पुष्पा में देखिए सा हलंत रहेगा प्लस पा हलंत रहेगा। सा और पा के बीच में देखिए कोई भी हमारा स्वर नहीं आ रहा है। यदि यहाँ पे स्वर होता सा के बाद में तो यह सा अलग हो जाता है। सा और पा के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, यानी इनके दोनों के अंतर में कोई भी स्वर नहीं है, डायरेक्ट ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी। सा और पा के बीच में कौन सी संज्ञा, संयोग संज्ञा। ठीक है, जैसे अगला देख लिया जाए, जैसे राष्ट्र, क्या राष्ट्र, जब राष्ट्र का जब हम विच्छेद करेंगे तो पहले मैं डायरेक्टली कर देता हूं, इसको नहीं कर रहा, जो जरूरत वाली चीजें वही देखते हैं हम लोग। ठीक है, रा प्लस हलंत में सा देख लीजिए, टा हलंत में देख लीजिए, रा हलंत में देख लीजिए, बाद में तो आ बचेगा। तो अब ये तीन वर्ड जो है सा ट रा, इनके बीच में देखिए कोई स्वर आया है, नहीं। जब इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया तो इनकी कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, अब ऐसे ही पुष्पा राष्ट्र यानी हजारों ऐसे ही शब्द आ जाएं तो आप लोग बना सकते हैं कि इनमें पूछ लेगा निम्न में से किस में संयोग संज्ञा हो रही है। ऐसे ही चार शब्द आपको दे देगा, मान लीजिए पुष्पा दे दिया, अमन दे दिया, ठीक है, चारू दे दिया और लखन दे दिया। क्या
लघन। ये 4 वर्ड दे दिए। अब प्रश्न ये पूछेगा निम्न में से किस वर्ड में संयोग संज्ञा हो रही है, कौन सा वर्ड संयोग संज्ञक है। तो आपको पता होगा जिसमें 2 व्यंजन वर्ड लगातार आए हों, बीच में कोई स्वर ना हो, ऐसे समझ लेना जहां पे आधा व्यंजन वर्ड आ जाए, क्या आधा व्यंजन वर्ड आ जाए, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी आपकी, संयोग संज्ञा होगी। ठीक है, अब यहां से आपकी देखिए मैंने 3 संज्ञाएं आपको करा दी, कौन कौन सी, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा और संयोग संज्ञा। इनके सूत्र आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, याद रखने लायक हैं, जो पूछे गए हैं अभी तक प्रश्नों में पूछा जाता है। वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है, वृद्धिरा दयच, और वृद्धि संधि यही पूछ ले तो वृद्धि रेच। ठीक है, यहीं पे गुण संज्ञा का सूत्र पूछ ले तो आदेन गुण, गुण संज्ञा का सूत्र अदेन गुण, लेकिन गुण संधि पूछ ले तो आद गुण, केवल मात्र एक शब्द का, एक वर्ड का अंतर है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में हमारा क्या है, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, हलो अनंतरा संयोग, यानी हलों के बीच में यदि स्वर न आया हो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। ठीक है, यानी वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। बस यहीं से प्रश्न बनता है, इससे ज्यादा कभी प्रश्न ना बना है और ना अभी बनने के चांस है। आप ये संज्ञा पढ़ के आप यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, किसी भी राज्य का टेट संस्कृत से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये संज्ञा पूछी जाती हैं, इन संज्ञाओं का सूत्र पूछ लिए जाते हैं। अभी पिछली बार जो जूनियर भर्ती हुई थी उसमें ये इससे प्रश्न कई बने थे संज्ञाओं से, इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से एक बार वीडियो अवश्य देखें, पूरा जरूर देखें। और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि आपको 100% सफलता दिला सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको एक गारंटी देता हूं अपनी टीम के माध्यम से कि आपको 100% सफलता हम दिलाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को जैसे पता होगा कि हम बता चुके हैं कि होली के बाद हमारी टीम के माध्यम से एक यूपी टेट, सुपर टेट का न्यू निःशुल्क बैच लॉन्च करने वाले हैं, जहां आपको निःशुल्क सभी कक्षाएं प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी माता बहन, भाई बहन, भाभी, अध्यापक जो वास्तव में अध्यापक बनना चाहते हैं या वो तैयारी करना चाहते हैं, घर से शहर में नहीं आ सकते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि आप घर बैठ के आप बिल्कुल विधिवत नोट्स बना लें, इससे प्रश्न कभी आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।